हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर थर्ड की बात करें तो उसमें हमने देखा था कि परमानेंट सेटलमेंट क्या है, व्हाट इज़ अ परमानेंट सेटलमेंट, है ना, एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लॉन्च अ परमानेंट सेटलमेंट, या ये कहें कि कौन से गवर्नर जनरल थे उस समय पे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना, कौन थे। चार्ल्स, है ना, कॉर्नवालिस, है ना। और परमानेंट सेटलमेंट लॉन्च कब हुआ था, कब आया था यहाँ पर, 1793। तो उसमें आपने देखा था कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या क्या कमियां रह गई, ठीक है, जिसकी वजह से वो बाद में फेल हो गया। तो उसको आप इस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से समझा था। अब उसके बाद जब वो फेल हुआ तो एक नया सिस्टम के बारे में सोचा गया कि आखिर कौन सा एक नया सिस्टम लॉन्च किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए हेडिंग है हमारी न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड, एक नया सिस्टम तैयार किया जाता है। By the early 19th century, many of the company officials were introduced that system of revenue had to be changed again. उनको पता चल गया कि हमें रेवेन्यू सिस्टम क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स परमानेंटली एट ए टाइम, और कैसे हम किसी रेवेन्यू को फिक्स कर सकते हैं। व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड, यानी कंपनी को आवश्यकता थी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की, अपने जो उनके खर्च थे, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की, व्यापार चलाने की, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस उनके दिमाग में चल रहा था किस तरह से हमारे पास रेवेन्यू है, यानी कि हमारे पास पैसा है। क्योंकि दीवान की पोस्ट तो उनको मिल ही चुकी थी, है ना, कब मिली थी आपको बताया गया है किस डेट में मिली थी। तो वो एक नया सिस्टम लाते हैं, बिकॉज परमानेंट सेटलमेंट वाज फेल्ड, है ना, परमानेंट सेटलमेंट फेल्ड, सो न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड। इन द नॉर्थर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बात करें बंगाल था, यानी सबसे पहले जो परमानेंट सेटलमेंट आया था वो तो आपने देखा ना, जैसे बंगाल है तो बंगाल के नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ेगा, इधर, तो इधर तो हमारा नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, तो यानी बीच में एरिया में क्या पड़ेगा, यूपी पड़ेगा आपका, है ना, उत्तर प्रदेश। इसी उत्तर प्रदेश को हम लोग किस नाम से जानते थे पहले, देखिए इसमें गिवन है, आप लोग भी इसको जाने रहेगी, पहले हमारे यूपी को क्या कहा जाता था। In the northern western provinces of Bengal presidency, most of the area in this now in उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हालांकि इसमें नहीं दिया है, यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश को पहले क्या कहा गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। तो इन द नॉर्थर्न प्रोविंस वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बंगाल के नॉर्थ वेस्टर्न में जो उत्तर प्रदेश का भाग था, वहाँ पर एक इंग्लिश मैन थे, एक इंग्लिश मैन यानी एक ऐसे अंग्रेज जिनका नाम था हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम था, हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी डिवाइस द न्यू सिस्टम, यानी हॉल्ट मैकेंजी एक नया सिस्टम लेके आते हैं, है ना। और वहाँ पर एक सिस्टम कौन लेके आया था, अभी जस्ट मैंने बताया ना, उसको रिमेंबर करिए। विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822, जिसका प्रभाव हमें 1822 में देखने के लिए मिलता है। ही फेल्ट दैट द विलेज वॉज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन अ नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड द नीडेड टू बी प्रिजर्व। उनके दिमाग में ये बात आई कि जो विलेज होता है, वो गाँव होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन यानी एक सामाजिक संस्था है ना, इन द नॉर्थर्न इंडियन सोसाइटी, भारतीय इधर उत्तर भारतीय समाज में विलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो उन्होंने पूरे विलेज को ही टारगेट किया, ठीक है, एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व। और उन्होंने कहा कि इसे हमें प्रिजर्व, एक तरह से प्रिजर्व करना चाहिए, एक आइडिया बनाना चाहिए, हमें सुरक्षित रखना चाहिए अंडर हिज डायरेक्शन। और उन्हीं के दिशा निर्देशों पर कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो भी कलेक्टर्स थे, कलेक्टर्स मैंने पढ़ाया ना चैप्टर 2 में, कौन थे कलेक्टर्स। कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव गांव गए, है ना, इंस्पेक्टिंग द लैंड, लैंड को क्या किया उन्होंने, इंस्पेक्ट किया। जैसे लैंड है तो उनको पता किया कि लैंड कितनी फर्टाइल है, कितनी लैंड है, हर फार्मर के पास, हर पीजेंट के पास कितनी लैंड है ना, और वो फर्टाइल है भी कि नहीं है। तो मेजरिंग द फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप, और उन्होंने पता किया कि उनके राइट्स कितने हैं, ठीक है, उनके पास राइट्स कितने हैं, किसके पास कोई ऐसे फार्मर हैं जो किसी दूसरे की फील्ड पे काम कर रहे हैं, कुछ फार्मर ऐसे हैं जो अपनी ही फील्ड पर काम कर रहे हैं, साथ में दूसरों की फील्ड में भी काम कर रहे हैं, है ना। क्लास 6 में ऐसा पढ़ा है आपने, उनको क्या बोला जाता है, द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट, द एस्टिमेटेड ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट। कहा गया कि जो प्रत्येक प्लॉट है उसका एस्टिमेट, जैसे एक प्लॉट से कितना आएगा, सेकंड प्लॉट से कितनी फसल हो सकती है, थर्ड प्लॉट से, फोर्थ प्लॉट से कितनी जो फसल होगी, उसको एस्टिमेटेड किया गया है ना, उसकी जो माप तौल की गई। तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन द विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। यानी उन्होंने ये कहा कि रेवेन्यू का सिस्टम वो कैसे बनाने जा रहे हैं, यानी पूरे गांव के गांव को ले रहे हैं, यानी एक गांव से पर प्लॉट से, यानी जिसकी जो ज़मीन है वहाँ से कितना कितना पैसा आएगा, कितना कितना रेवेन्यू में मिलेगा, उसको पूरा कैलकुलेट कर लिया जाएगा। और उसको कैलकुलेट करके किसके, यानी पूरे गांव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा कि
ये देखा जाएगा कि इस गांव से कितना रेवेन्यू आया, अनदर जो विलेज है उससे कितना रेवेन्यू आया। तो अंग्रेज कुछ ऐसा सिस्टम सेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो ऐसा सिस्टम सेट करने जा रहे हैं कि पूरे एक विलेज से हमें मतलब होगा, हमें एक गांव से मतलब होगा कि हमें इतना पैसा, इतना रेवेन्यू यहाँ से चाहिए। लेकिन उनको अभी भी इसके लिए कोई ना कोई एक मीडिएटर चाहिए। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, जो राजा और तालुकदार थे, है ना, उन्हीं को जमींदार बना दिया गया था। तो वहाँ पर तो जमींदार थे ना, वहाँ पर कौन थे, वहाँ पर तो जमींदार थे मीडिएटर के रूप में। लेकिन यहाँ पर भी उनको एक पूरे विलेज के लिए मीडिएटर तो चाहिए ना। तो उस समय आप याद रखिए, उस समय आज भी हैं, विलेज का एक हेडमैन होता है, हेडमैन जिसको हम लोग मुखिया कहते हैं, है ना, जैसे आज की डेट में गाँव में एक प्रधान होता है ना, वैसे ही। तो विलेज का जो हेडमैन होता था, उसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि भाई तुम्हारा काम ये है कि तुम अपने गांव के सभी लोगों को जानते भी हो, है ना, बड़े आराम से तुम उनसे बातचीत कर सकते हो। तो हर किसी के प्लॉट से कितना कितना, जिसका जैसा प्लॉट है हमने इंस्पेक्ट कर लिया है कि किसके पास कितना प्लॉट है, और हमें पता चल गया है कि लगभग इतने के करीब हमें रेवेन्यू हमें हर बार चाहिए, ठीक है ना, इस गांव से हमें इतना चाहिए, वो टोटल कलेक्ट करके तुम दोगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चेंज क्या आ रहा है, यहाँ इंपॉर्टेंट चेंज ये आ रहा है कि विलेज को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और विलेज को क्या बोला जा रहा है, महल बोला जा रहा है, ठीक है ना, विलेज को क्या बोला जा रहा है, महल। तो विलेज को क्या बोला जा रहा है, महल, ठीक है ना, हैड टू पे, यानी पूरे एक महल से कितना रेवेन्यू आएगा वो पे होगा, यानी विलेज को महल बोला जा रहा है, एक नाम दिया गया है, ठीक है ना। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज पीरियडिकली। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जितना हमने रेवेन्यू फिक्स कर दिया वो कोई फिक्स नहीं है। अगर आपके यहाँ से एक गांव से अगर वहाँ की फर्टाइल प्लॉट है वहाँ पे, अगर तो वहाँ अच्छी खेती हो रही तो हम रेवेन्यू का जो है ना पॉइंट है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। यानी आज आप हमें रेवेन्यू इतने रुपीज़, मान लीजिए 100 रुपीज़ दे रहे हैं, तो कल हम आपको 200 भी कह सकते हैं। या अगर आपके से आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो रही खेतों में, तो आप जो है क्या, आप कम भी दे सकते हैं। तो यानी कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये निकल के आ रही है कि रिवाइज पीरियडिकली, यानी ये रिवाइज किया जाएगा, ठीक है ना, फिक्स नहीं किया जाएगा। जैसे परमानेंट में क्या किया गया था, फिक्स कर दिया गया था, जिससे वहाँ पर अंग्रेजों को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था, है ना। बाकी आपने देखा था कि बाद में काफ़ी अच्छी पैदावार होने लगी थी, है ना। नॉट परमानेंटली फिक्स नहीं किया जाएगा। तो दो चेंजेस आपने देखे कि विलेज, यहाँ विलेज को इंपॉर्टेंस दिया गया, और परमानेंट सेटलमेंट में क्या थे, जमींदार थे, लेकिन यहाँ पर विलेज हेडमैन को द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड पेइंग टू द कंपनी, यानी ये चार्ज जो लिया किसने लिया, रेवेन्यू का, एंड पेइंग टू द कंपनी, कंपनी को पे कौन करेगा, वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन के लिए, विलेज हेडमैन रैदर देन द जमींदार की कंपेयर में। दिस सिस्टम केम टू बी नॉन एज द महलवारी सिस्टम। और इसी सिस्टम को क्या नाम दिया गया, महलवारी सिस्टम। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रही इस पूरे पैराग्राफ में, इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही कि महलवारी सिस्टम कौन लेके आया, तो आपका दिमाग में आना चाहिए हॉल्ट मैकेंजी। कब आया, 1822 में। इसमें मीडिएटर कौन था, विलेज हेडमैन। विलेज को क्या माना गया, महल माना गया, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, परमानेंटली जो टैक्स था वो फिक्स नहीं किया गया, ठीक है ना, उसको पीरियडिकली एक अंतराल के बाद उसमें चेंज भी किया जा सकता था। तो ये बहुत सारे चेंजेस हुए महलवारी सिस्टम में। लेकिन ये था कहाँ, ये भी याद रखिएगा, ये था आपका उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एरिया। नेक्स्ट स्टडी है हमारी मुनरो सिस्टम, ठीक है ना। अब इसे देखेंगे मुनरो सिस्टम कौन, देख लीजिए, ये थॉमस मुनरो हैं, जिनकी फ़ोटो आपको दिख रही है। थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास के गवर्नर थे। और मद्रास कहाँ पड़ता है, आप लोगों को मालूम है ना, साउथ। मद्रास कहाँ पड़ रहा है, साउथ में पड़ रहा है, ठीक है। तो द मुनरो सिस्टम इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वर सिमिलर। अभी हमने क्या देखा था, नॉर्थ में देखा था कि कैसा सिस्टम आया था। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज, यानी ब्रिटिश के ही टेरिटरीज थे ही, ब्रिटिश ज़्यादातर अब हमारे एरिया को जीते थी, इसलिए बार बार हम लोग ब्रिटिश टेरिटरीज ही बोल रहे हैं भारत के क्षेत्रों को। इन द साउथ में क्या हुआ, देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे। इसी तरह से जैसा आपने देखा ना नॉर्थ में हॉल्ट मैकेंजी का, सेम ऐसा ही आपको देखेंगे कि टैक्स सिस्टम वहाँ बनाया उन्होंने कि किस तरह से हम टैक्स लेंगे। साउथ में भी थोड़ा बहुत मैच करता है जैसा नॉर्थ में किया गया था, यानी महलवारी सिस्टम से। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज, यहाँ भी एक नया सिस्टम आया, दैट वाज डिवाइज केम टू बी नॉन एज द रैयतवार। यानी इस यहाँ के सिस्टम को क्या कहा गया, रैयतवारी कहा गया, रैयतवारी सिस्टम कहा गया। इट वाज ट्राइड ऑन ए स्मॉल से, याद रखिए जो रैयतवारी सिस्टम आया है, इट वाज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल, यानी मद्रास में किसी छोटी सी जगह पर, यानी कहीं पर मद्रास के किसी छोटे मोटे गाँव पर, यानी कुछ गाँवों में ये व्यवस्था रैयतवाड़ी पहले से चल रही थी। उसको चलाया किसने था, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। अभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रैयतवारी सिस्टम एक
स्मॉल स्केल पर किसने चलाया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने पहले ही इस सिस्टम को यहाँ पर चला दिया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर यानी पूरे मद्रास पर वो नहीं किया था। इन द सम एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी, जो कंपनी द्वारा लिए गए थे। ये कंपनी द्वारा एरिया कब लिया गया था जहाँ पर रीड ने ये रैयत वाली सिस्टम चलाया था? वॉर विद द टीपू सुल्तान, यानी टीपू सुल्तान से जब युद्ध किया गया था और टीपू सुल्तान हार गए थे, तो उसके बाद वहाँ के कुछ एरिया पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। तब से ये रीड वहाँ पर कुछ एरिया पर ये रैयत वाली सिस्टम चला रहे हैं। ठीक है, अब आगे इसको बढ़ाने का काम कोई दूसरे अंग्रेज करने वाले हैं। ठीक है ना, हम देखेंगे कि सब सिक्वेंसली यानी बाद में क्या हुआ, डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो। यही रैयत वाली सिस्टम थॉमस मुनरो ने बड़े पैमाने पर किया। तो रैयत वाली सिस्टम के जो एक मुख्य जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो एक व्यापक स्तर पर अगर हम बात करें तो थॉमस मुनरो है, लेकिन स्टार्टिंग किसने किया, स्टार्टअप किसने किया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने किया था। ये इंपॉर्टेंट दो बातें हैं। ठीक है, दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया, और ये धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया में इसका विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार, लेकिन बाद में उनको ये फील हुआ कि जैसे नॉर्थ में जमींदार हमें मिल जाते थे, यहाँ पर कोई जमींदार तो नहीं है। तो फिर क्या हुआ, द सेटलमेंट दे अर्ड, उन्होंने सेटलमेंट में क्या किया, हैड टू बी डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स, यानी हमें कल्टिवेटर्स यानी जो किसान हैं, रैयत्स। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो रैयत्स दिया है ना, रैयत RYOTS, रैयत मीन्स यहाँ पर किसान होता है। ठीक है ना, पीजेंट्स यानी रैयत वारी कि सिस्टम है एक, और एक रैयत अगर मैं बोलूँ आपसे तो रैयत का मतलब पीजेंट्स है। पीजेंट्स मतलब किसान की बात कर रहा हूँ। ये देखिए ब्रैकेट में दिया भी है। कल्टीवेटर भी बोल सकते हैं किसानों को। ठीक है ना, बहुत सारे नाम होते हैं, उनको पहचानने की कोशिश करिए। एक ही नाम से हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, कई सारे नामों को हमें जानना चाहिए। तो डायरेक्टली भी द कल्टिवेटर्स रैयस हु हैड टिल्ड एंड लैंड फॉर जनरेशन। अब इनके दिमाग में प्लान आ रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर जमींदार नहीं है, तो आखिर हम कैसे टैक्स लेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम सीधे डायरेक्ट हम जो है हर फील्ड पर जाएंगे और किसानों से सीधे बात करेंगे और उनसे सीधे टैक्स वसूलेंगे। ये सिस्टम रैयतवाड़ी में लाया गया, यानी रैयत से सीधे मिलना जुलना, इसी को रैयतवाड़ी कहा गया। यानी रैयत से सीधे कॉन्ट्रैक्ट करना है उनको। Who had tilled and land of generation, their fields had to be carefully separately and surveyed, यानी उनकी फील्ड भी वैसे ही केयरफुली क्या की गई, सेपरेट कर दी गई कि भाई ये इतनी फील्ड आपकी है, ये इतनी फील्ड आपकी है ना। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वे लिया गया बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड, यानी रेवेन्यू बनाने से पहले ये लिया गया कि देखिए आपका फील्ड ज़्यादा बड़ा है तो आप हमें टैक्स इतना देंगे, आपका फील्ड छोटा है आप थोड़ा सा कम देंगे। इस तरह से मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश, मुनरो ने सोचा कि जो ब्रिटिश शुड एक्ट पैटर्नल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द रैयट्स। सोचा कि जैसे एक पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही हम लोग इनकी पैटर्नल फादर बन के इन रैयट्स की देखभाल करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे इन रैयट्स को अंडर दियर चार्जेस, और हम खुद टैक्स कलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? देखिए प्रॉब्लम आप अगली हेडिंग देख ही रहे हैं कि ऑल वाज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं था। क्या ठीक नहीं था? विदिन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर न्यू सिस्टम वर इम्पोज्ड, एक नया सिस्टम उनके ऊपर क्या आता है, इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल, सब कुछ वेल नहीं था उनके साथ में। वाई? ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, यानी लैंड से जो भी इनकम थी वो उनकी जो इच्छाएं थी वो बढ़ रही थी। आज भाई उनको इतना मिल रहा है तो वो सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा इनकम और बढ़ा दी। ये अंग्रेजों की जो इच्छाएं हैं ना, वही इनको बाद में टेंशन देती हैं। जो महत्वाकांक्षा है इनकी, जो एम्बिशंस हैं वो बढ़ते जाते हैं। रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई, रेवेन्यू जो ऑफिशियल्स हैं फिक्स टू हाई रेवेन्यू डिमांड, उन्होंने रेवेन्यू डिमांड बढ़ा दिया। पेजेंट्स वर अनेबल टू पे, बहुत सारे जो पेजेंट्स थे उसको देने के लिए अनेबल ही थे, यानी नहीं दे पा रहे थे। भाई आप एक जितना बता दिया कि ठीक है आज हमें इतना चाहिए, तो वो उस हिसाब से उतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। अब खेती हुई उसको बेचा उन्होंने, है ना, और जो भी मिला वो आपको उन्होंने टैक्स दिया। उसके बाद आपने फिर बढ़ा दिया, तो वो हैं तो इंसान ही ना, मशीन थोड़ी हैं। रैयत फ्लड, जो रैयत थे, रैयत मतलब किसान, फ्लड द कंट्री साइड, यानी गांव से बाहर चले गए। द विलेजर्स बिकेम डिजर्टेड इन द मैनी रीजन्स, बहुत सारे गांव क्या हो गए, खाली हो गए। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिसर्स हैड इमेजिन, जो आशावादी ऑफिसर्स थे यानी जो एक्सपेक्ट किए हुए थे, उन्होंने बोला कि न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म, उन्होंने सोचा कि नया सिस्टम पेजेंट्स में क्या करेगा, एक नया चेंज लाएगा, और जो किसान होंगे वो धीरे धीरे
रिच हो जाएंगे, है ना, इनटू अ रिच इंटरप्राइजेस फार्मर, बट दिस डिड नॉट हैपन। उनको ऐसा हुआ ही नहीं। हालांकि उनकी जो प्लानिंग थी, उन्होंने सोचा था कि इससे किसान भी डायरेक्ट पैसा कमाएंगे, बीच में कोई हम मीडिएटर नहीं रखेंगे, ना जमींदार रखेंगे, ना विलेज मैन रखेंगे, गाँव वालों को सीधा फायदा पहुँचेगा। लेकिन फ़ायदा तो तब पहुँचेगा ना जब आप रेवेन्यू एक सिस्टम से लगाओगे। आज आपको रेवेन्यू जो मिल रहा है, जो आपने सिस्टम फिट किया कि हाँ हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, आप उतना ही लीजिए। अब जब आपको फ़ायदा होने लगता है, आपको मिलने लगता है, आप फिर से रेवेन्यू बढ़ा देते हो, है ना। तो मीडिएटर रखिए या ना रखिए, लेकिन आपकी सोच है वो तो बदल नहीं रही है। तो नेक्स्ट स्टडी है हमारी क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब होता क्या है कि अब ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, तो अब थोड़ी सी हम लोग बढ़ते हैं क्रॉप्स फॉर यूरोप के लिए क्रॉप्स। अब मेन तो बिजनेसमैन थे ना, अपनी कंट्री के लिए तो सोचेंगे ही। उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसी क्रॉप्स करनी चाहिए जो हमारे यूरोप के लिए भी, हम यूरोप में उसको भेज सकें। तो अभी भारत के अलग अलग क्षेत्रों पे क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की फसलें उगाते हैं, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि हर फील्ड का जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग है, ठीक है। किसी फील्ड में कुछ बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो रहा है, किसी में कम हो रहा है। द ब्रिटिश आल्सो रियलाइज दैट कंट्री साइड को नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू। उनको पता चल गया कि कंट्री साइड बस से हम अगर सोचेंगे कि हमें वहाँ से इतना रेवेन्यू मिल जाएगा, तो ये हम इतना पर्याप्त हमारे लिए नहीं है। यील्ड मतलब जो उपज है खेती की, वो इतना रेवेन्यू के लिए पर्याप्त नहीं है। इट कुड आल्सो ग्रो द क्रॉप्स, हमें और भी क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ेंगी जो यूरोप के लिए रिक्वायर्ड है। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. ये देखिए इंपॉर्टेंट दो वर्ड हैं, इनको आप ध्यान कर लीजिएगा। ओपियम, ठीक है, ओपियम। तो कंपनी, यहाँ पर कंपनी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही थी कि किस तरह से हम क्या करें, अपने व्यापार को बढ़ाएं। और इसके लिए उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया इंडिगो, ठीक है। इंडिगो का मतलब होता है नील, ठीक है, नील की खेती, यानी इंडिगो का एक प्लांट होता है। इंडिगो एक ऐसा प्लांट होता है जो उससे होता क्या है कि इससे बाद में जब ये इंडिगो प्लांट होता है तो इसकी जो लीव्स होती हैं उनको पीस कर या जैसे भी करके यहाँ से एक चूर्ण बनता है। चूर्ण मतलब एक पाउडर बनता है, जिससे क्या किया जाता है, कलर किया जाता है, कपड़ों में कलर किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, आप अपने घरों में आपने देखा होगा, नील सुना होगा आपने कि जैसे घर में जो कपड़े हैं वाइट कलर के हैं, तो मम्मी लोग आपकी क्या करती हैं, थोड़ा सा नील डाल देती हैं, है ना, धुलने के बाद उसमें नील चढ़ा देती हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। तो वैसे ही पहले एक नील जो इंडिगो था, इंडिगो मतलब नील, यानी एक पाउडर, जिससे क्या होता था, डाई करने के लिए, यानी क्लॉथ्स पर डाई करने के लिए, कलर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ओपियम तो एक अफीम होता है। तो उन्होंने सोचा कि हमें अपने अगर व्यापार को बढ़ाना है तो हमें कुछ अलग खेती करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ओपियम था इंडिगो। अभी हम देखेंगे इंडिगो का कितना इंपॉर्टेंट रोल आता है ना, पूरे यूरोप को हिला के रख देता है इंडिगो। इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश परस्यूडेड अप फोर्स कल्टिवेटर। इन्होंने कल्टिवेटर को परस्यूड किया, बहलाया फुसलाया कि भाई इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, टू प्रोड्यूस द अदर क्रॉप्स, और भी दूसरी क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए कहा। जैसे कि ये याद रखने वाली बात है, ये इसलिए याद रखने वाली बात है क्योंकि ये जो एरिया है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होते भी हैं, ठीक है। जैसे जूट इन बंगाल में जूट बहुत होता है। टी इन असम में टी की प्रोडक्शन पहले भी बहुत थी, आज भी बहुत है। शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये देखिए यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंसेस आ गए ना, यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है, पुराना नाम है ये, नाम उत्तर प्रदेश। व्हीट इन पंजाब में पहले भी व्हीट था। कॉटन इन महाराष्ट्र में पहले भी कॉटन था, आज भी कॉटन सबसे अधिक हो रहा है। भाई फील्ड तो वही है ना, फील्ड थोड़ी बदल जाएगी। पंजाब, राइस इन मद्रास, और मद्रास में राइस, इस तरह से। तो इस भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने देखा कि अगर हम इसका प्रोडक्शन करवाते हैं तो दैट विल बी सक्सेसफुल टू कलेक्ट अ रेवेन्यू। बट हाउ दिस वॉज डन, उसको किया कैसे जाए। ब्रिटिश यूज वैरायटी मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप दैट दे नीडेड। लेट्स टेक क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप, वन सच मेथड एंड प्रोडक्शन। अब देखेंगे इसमें कुछ अलग से स्टोरी देखने जा रहे हैं हम, कि ब्रिटिश चाहती थी कि इसके अलावा भी, यानी भारत में इन सब चीज़ों को करने के बाद भी उनको अभी रेवेन्यू, उनका मतलब उनको पैसे की जो भूख है, जो उनको चाहिए, जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए, वो बहुत कम मिल रहा था, ठीक है। अब देखेंगे इसमें दो पिक्चर आप देख रहे हैं। पहली पिक्चर आप देखिए, इसमें दिया है कलमकारी प्रिंट। अब देखिए इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा कलर आपको कॉमन दिख रहा है, तो आपका आंसर होगा ब्लू कलर, है ना। ब्लू इसमें भी, ब्लू इसमें भी, यानी उसी की वजह से ये दोनों जो प्रिंटिंग अच्छी लग रही हैं। तो अब कलमकारी प्रिंट 20वीं सेंचुरी इन इंडिया। कलमकारी प्रिंट कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश में। ये यूपी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, कि कलमकारी प्रिंट कहाँ पर होती है। तो सबसे अधिक ये आंध्र प्रदेश में फेमस है कलमकारी प्रिंट, कलम से की जाती है इसकी प्रिंटिंग, ठीक है।
इसके बाद देखेंगे अब मॉरिस कॉटन प्रिंट। एक मॉरिस कॉटन प्रिंट है लेट 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड। ये एक प्रिंटिंग ऐसी है जो कहाँ पर है, इंग्लैंड में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये इंग्लैंड की है और ये हमारी इंडिया की है। दोनों प्रिंटिंग आप देख सकते हैं। इंडिया जो कलर है वह हिस्ट्री। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या कलर भी कोई हिस्ट्री रखता है, तो बिल्कुल रखता है। देखते हैं कैसे रखता है कलर हिस्ट्री। इंडिगो को मतलब समझ में आ गया ना, कोई इंडिगो क्या है। पाउडर ये एक कलर, डाई कलर क्लॉथ्स पर। फिगर 5 एंड 6 में आर 2 इमेज ऑफ कॉटन प्रिंट्स। कॉटन की प्रिंट आपने देखा था। इमेज ऑन द लेफ्ट, जो लेफ्ट में थी, सो जो कलमकारी प्रिंट। कलमकारी प्रिंट है क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के जो वीवर्स हैं, बुनकर हैं, है ना, जो कपड़ों को बुनते हैं इन इंडिया, वहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ऑन द राइट्स ऑफ द फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइन एंड प्रोड्यूस्ड बाय द विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस जो है उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। अब फेमस पोएट विलियम मॉरिस कौन थे, फेमस पोएट थे एंड आर्टिस्ट थे ऑफ 19th सेंचुरी इन ब्रिटेन के थे। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में आगे। जस्ट टू प्रिंट्स बोथ वर रिच ब्लू कलर। उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो कलर दिखा वो कौन सा दिखा, ब्लू कलर का। कॉमनली कॉल्ड द इंडिगो, जिसमें उसको इसी ब्लू कलर को जो कॉमन दिख रहा है हमें ब्लू कलर, इसी को हमने क्या कहा, इंडिगो कहा। ठीक है, इंडिगो। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस्ड। अब आपको ये जानना चाहिए कि आखिर कलर प्रोड्यूस कैसे होता है। द ब्लू दैट यू सी इन द दीज प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को। द ब्लू, ये एक ऐसा कलर ब्लू कलर का, यू सी इन द दीज प्रिंट्स, जो आपने प्रिंट में देखा, वॉज प्रोड्यूस्ड किया जाता है। वो कलर प्रोड्यूस किया था, केमिकल नहीं है कि हमने कोई केमिकल मिला के उसको बना दिया। एक प्लांट था जिसके थ्रू, है ना, उसको उस प्लांट के बाद उस प्लांट को यूज करके हम लोग उसको कलर बनाते थे। ठीक है ना, एक कलर उससे निकलता था ब्लू कलर का, जिसका नाम था इंडिगो। इट इज़ लाइकली दैट ब्लू डाई यूज्ड इन मॉरिस प्रिंट्स इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। फॉर इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो। भारत क्या था, सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था उस समय इंडिगो का। यानी इंडिगो अगर सबसे ज़्यादा कोई सप्लाई कर पाता था, भारत में ही सबसे ज़्यादा हुआ था। अब आप देखेंगे कि भारत में क्यों सबसे ज़्यादा हुआ था। इन द वर्ल्ड एट द टाइम, संसार में एक समय पर। ठीक है ना, आज तो आप देख ही रहे हैं, आज तो सब कुछ बंद हो गया है। ये ऐसा कुछ आज होता नहीं, क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन बहुत बढ़ गया है। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों थी। इंडियन इंडिगो मतलब भारत में इंडिगो सबसे ज़्यादा उगाया जाता था, और भारत में उगाए जाने वाले जो इंडिगो की डिमांड सबसे अधिक थी। हालांकि इंडिगो के प्लांट बाद में कुछ यूरोप में भी लाए गए। ठीक है, लेकिन तो देखेंगे तो भारत में इंडिया में उगाए जाने वाले इंडिगो की डिमांड सबसे ज़्यादा क्यों थी, तो उसका मेन रीज़न अभी हमें आगे मिलेगा। ठीक है, हालांकि इंडिगो और भी कंट्रीज़ में प्लांट किए गए थे, बट इंडियन इंडिगो क्यों इंपॉर्टेंट था, तो इसके लिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि जब आपको मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया था तो आपने देखा था ना, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के जो आसपास यानी 23 डिग्री पे जब हम जाते हैं यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर 23 1/2 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, और 23 1/2 डिग्री यहाँ पर, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था। ठीक है, तो हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है, इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। यानी इक्वेटर के कहीं हम लोग ज़्यादा पास में तो नहीं है, लेकिन इतना दूर भी नहीं है। इसलिए जो हमारा जो इंडिया का हिस्सा है, इधर हाफ वाला पोर्शन, इंडिया का मिड से लाइन गुजरती है ना ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो इंडिया का जो मतलब बहुत बड़ा पोर्शन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका मतलब ये था कि इक्वेटर के पास था, तो यहाँ पर हीटनेस ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा गर्मी अधिक थी। ठीक है ना, हीट सबसे ज़्यादा अधिक थी और गर्मी अधिक थी, टेम्परेचर अधिक था। तो ये इंडिगो जो है, जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, जहाँ टेम्परेचर अधिक होता है, ये इंडिगो का कल्टीवेशन वहाँ सबसे अच्छा होता है। ठीक है, और जो यूरोप था वो कहाँ था, वो टेम्परेट जोन पे था। यूरोप आपका कहाँ पे था, टेम्परेट जोन के पास था, तो वहाँ पर तो इतनी हीट थी नहीं, हीट थी लेकिन नाम मात्र के लिए। ठीक है ना, इतनी हीट नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पर जो इंडिगो है और हमारे यहाँ का इंडिगो है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। ठीक है ना, प्लांट है भाई, प्लांट डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कैसा टेम्परेचर मिल रहा है आपको। देखेंगे आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे, वहाँ के प्लांट की खूबी अलग रहेगी और हमारे यहाँ के प्लांट की जो क्वालिटी है वो अलग रहेगी। तो टेम्परेचर का, है ना, क्लाइमेट का और सॉइल का, इसका बहुत बड़ा डिफरेंस प्लांट्स पर दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात थी कि हमारे यहाँ इंडिया का जो इंडिगो था वो सबसे अच्छा था। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर था वो आपको मैंने बता दिया, ट्रॉपिक्स था, है ना, यहाँ पर टॉरिड था, टॉरिड जोन था, यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो कलर था, जो ब्लू कलर था, ये ज़्यादा साइनी था। ठीक है ना, साइनी मतलब चमकदार था। ठीक है, लेकिन जो वहाँ का एक कलर था, उस कलर का नाम था वोड। क्या नाम था, वोड। यानी ये जो कलर था ये भी ब्लू कलर करता था, लेकिन ये इतना साइनी नहीं था, पीला था थोड़ा सा, हल्का सा। ठीक है ना, डार्कनेस में था।
तो ये वोड नाम से जाना जाता था, और हमारे यहाँ जो ब्लू कलर है वो इंडिगो के नाम से जाना था। दोनों ही ब्लू कलर ही हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? द इंडिगो प्लांट्स ग्रो प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स। सबसे ज़्यादा इनकी जो मुख्य भूमिका है वो कहाँ पर है? ट्रॉपिक्स में है। कहाँ पर है भाई? ट्रॉपिक्स में। ये देखिए दिया है ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मैंने आपको बताया ना, ये वाला जो एरिया है ये हमारा पूरा ट्रॉपिक्स एरिया है। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स। इस समय पे जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर हैं, जो कपड़ों को बनाने वाले हैं, वो इनको इस्तेमाल कर रहे थे। कहाँ कहाँ पे? इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, है ना, टू डाई क्लास, कपड़ों में कलर करने के लिए। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो, ठीक है ना, रीच्ड टू द यूरोपियन मार्केट। बहुत ही, अगर कहा जाए तो बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट ही इंडियन इंडिगो का यूरोप में मार्केट में पहुंच पाता था। इसीलिए इट्स प्राइस वाज वेरी हाई। यूरोप में इसका प्राइस बहुत अधिक था। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर देयरफॉर हैड टू बी डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड। और इसीलिए जो वहाँ के लोग थे यूरोप के, उनको दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहना पड़ता था, जिसको हम क्या बोलते हैं? वुड पर। वुड टू मेक वायलेट एंड द ब्लू डाइज, वो भी करता था। बीइंग ए प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन्स, चूँकि ये आपका टेम्परेट जोन में होता है वुड, सो वुड वॉज मोर ईजेबल अवेलेबल इन यूरोप। इसलिए यूरोप में बड़े आराम से इसको मिल जाता था। भाई इंडिया से ले जाने में वो कलर इंडिगो भले ही अच्छा था, लेकिन दूर तो बहुत था, लेकिन वुड वहाँ पास में ही हम लोग यूरोप उसको क्या कर ले रहा था? ग्रो कर ले रहा था, तो वो ज़्यादा सही था। इट वॉज ग्रोन इन नॉर्थर्न इटली, साउथर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी। यानी आप देख रहे हैं कि वुड को कहाँ कहाँ पर उसका कल्टिवेशन किया गया। एंड द ब्रिटेन में भी। वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम द इंडिगो। लेकिन अगर कंपटीशन की बात करें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इंडिया से जाता ही था, क्योंकि इंडिया में क्या था? इंडिया में उस समय अंग्रेज आ गए थे, फ्रांसीसी आ गए थे, कुछ यहाँ व्यापार करने के लिए तो आ ही गए थे। तो जब वो लोग यहाँ से इंडिगो को ले जाते थे वहाँ पर बेचने के लिए, तो इसका रेट बहुत हाई था। लोग इसको प्रेफर ज़्यादा करते थे। क्यों? क्योंकि ये जब कपड़े में चढ़ाया जाता था रंग, तो काफ़ी अच्छा कलर इसमें चढ़ता था। तो जब कंपटीशन की बात करते थे, तो वुड प्रोड्यूसर इन द यूरोप, जो वुड के प्रोड्यूसर थे यूरोप में, यानी यूरोप में जो वुड का जो प्रोड्यूसर थे, यानी कि जो वहाँ के किसान थे, जो वहाँ के आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर थे, तो जो वुड का प्रोडक्शन वहाँ करवाते थे, वो चिंता में थे। वो ये सोच रहे थे कि अगर ये इंडिगो वहाँ बाहर से आने लगा तो हमारे यहाँ वुड को तो कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? यूरोप की गवर्नमेंट पे क्या ऊपर प्रेशर बनाया। ये देखिए इसमें दिया, यूरोप प्रेशराइज दियर गवर्नमेंट्स, ये प्रेशर बनाया टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। कहा कि इंडिगो को जो है इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, यानी इंडिगो भारत से यूरोप में नहीं आना चाहिए। यानी ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं प्रोड्यूसर इन यूरोप, यानी यूरोप के जो प्रोड्यूसर हैं वो चाहते हैं, यूरोप की गवर्नमेंट से कहते हैं कि इंडिगो इंडिया से कहाँ नहीं आना चाहिए? यूरोप नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो ठप हो रहा था। अब देखेंगे क्लॉथ डायर्स की डिमांड, यानी जो कपड़े रंगने वाले हैं। क्लॉथ डायर्स, कपड़े बनाने वाले मैन्युफैक्चर अलग होते हैं, अब डायर्स मतलब कलर करने वाले अलग होते हैं। क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो, लेकिन वो इंडिगो को ही प्रेफर करते थे एज अ डाई के रूप में। इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर, एक ऐसा रिच ब्लू कलर था। वेयर इज द डाई फ्रॉम वुड, है ना। जबकि जो वुड से डाई होता था वो कपड़ा कैसा होता था? पेल एंड डल, यानी थोड़ा सा पीला और हल्का सा डल, धीमा सा, मतलब उसका जो ब्लू कलर था वो डल था। बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर परस्यूटेड दियर गवर्नमेंट्स, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट्स को प्रोड्यूस किया, परस्यूट किया। 17th सेंचुरी में जो यूरोप क्लॉथ प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बहलाया फुसलाया टू रिलैक्स द बैन ऑफ इंडिगो। कहा यार इंडिगो में जो बैन लगा हुआ है इसको हटा लेते हैं, क्योंकि इंडिगो रियल में अच्छा ही है, उसी को मंगवाना चाहिए। इसके बाद हुआ क्या? द फ्रेंच बिगेन, जो फ्रांसीसी थे उन्होंने भी किसकी खेती शुरू कर दी? इंडिगो की। अब वुड की खेती देखिए बंद हो गई, वुड का प्लांटेशन बंद हो गया, अब किसका प्लांटेशन शुरू हो गया? इंडिगो का। कहाँ कहाँ पे? फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इन द सेंट डोमिंग इन द कैरेबियन आइसलैंड। कैरेबियन आइसलैंड समझ रहे हैं ना, अमेरिका के जस्ट पास में जो वेस्ट इंडीज़ है, जहाँ पे मैचेस खेलते हैं, आप लोग जानते होंगे, वेस्ट इंडीज़ वही कैरेबियन आइसलैंड है। द पोर्तुगीज इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में पोर्तुगीज़ थे। देखिए ब्राज़ील एरिया, ब्राज़ील कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में इस समय कौन है? पोर्तुगीज़ हैं। अब देखिए अपनी कंट्री से हट के ब्राज़ील में ना रह रहे थे ये लोग, सब जगह फैले हैं। ब्रिटेन वाले हैं ना, यूरोप के वाले हर जगह फैले हैं। इंग्लिश, द इंग्लिश इन जमाइका, है ना, एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला। ये यहाँ जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या होने लगा? इंडिगो का कल्टीवेशन शुरू हो गया। द इंडिगो प्लांटेशन आल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे पार्ट्स में भी हमें देखने के लिए मिलता है। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो अभी तक डिमांड बढ़ रही थी, जो रेट हाई हो रहा था, वो क्या हो गया? एक थम सा गया, ठीक है ना।
यूरोप में जो रेट हाई हो रहा था इंडिगो को लेकर वो थम गया। बाय एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर, धीरे धीरे बढ़ गई। ब्रिटेन बिगैन टू इंडस्ट्रियलाइज, और ब्रिटेन में क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका शुरू हो गया। इट कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, कॉटन प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था। अच्छा, कॉटन प्रोडक्शन, हमारे यहाँ से कॉटन के कपड़े तो सबसे ज़्यादा जा ही रहे थे। क्रिएटिंग ए एनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाई, ठीक है। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, लेकिन फिर इसके बावजूद भी जब कॉटन के कपड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो डाई उनको करना पड़ रहा है। जब डाई करना पड़ रहा है तो इंडिगो की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना। इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका। लेकिन आपने देखा यहाँ पे कि जो वेस्ट इंडीज़ जहाँ से अभी मैंने जो बहुत सारे एरिया बताए, अमेरिका के बहुत सारे एरिया बताए जहाँ पर क्या हो रहा था, इंडिगो का कल्टिवेशन शुरू हो गया था, उनमें आपस में कोलैप्स्ड, यानी आपस में लड़ झगड़ कर, ठीक है ना, उनमें कोलैप्स हो गया, यानी आपस में उनका खींचतान बढ़ने लगी। अब फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, कई सारी वैरायटी को लेकर कि भाई आपका कपड़ा ऐसा है, ये कलर ऐसा है, ठीक है ना, अभी भी मज़ा नहीं आ रहा था उनको, ठीक है ना। बिटवीन द 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाई हाफ, यानी आप देख रहे थे कि आप वर्ल्ड में जो इंडिगो का जो प्रोडक्शन है वो एक तरह से फिर से आधा हो चुका था। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन, यानी क्लॉथ जो डायर्स, ब्रिटेन के जो क्लॉथ डायर्स थे, नॉट डिसेपरेटली लुक्ड फॉर अ न्यू सोर्स फॉर इंडिगो सप्लाई, वो चाहते थे कि इंडिगो की सप्लाई कहीं और से हो, यानी यहाँ के इंडिगो में कल्टिवेशन तो कर रहे थे, लेकिन अब बताया ना हमने कि वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो चाहकर भी उतना अच्छा प्लांट नहीं हो पाएगा, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। बट दैट वर नॉट सक्सेसफुल एंड फाइनली दे वर लुकिंग अ न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई, वो इंडिगो का नया सप्लाई सोर्स देख रहे थे कि फ्रॉम वेयर इट शुड बी कम। तो ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, अब चूंकि ब्रिटेन यानी अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे तो उनको आसान लगा कि चलो ठीक है, हमारी कोई कंपनी तो इंडिया में है ही, तो चलो ऐसा करते हैं, इंडिया से जहाँ से अच्छा आ रहा था वहीं कल्टीवेशन अब हम शुरू करते हैं। अब देखिएगा ये लोग यहाँ कल्टीवेशन करने आएंगे तो कल्टीवेशन करते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ के फार्मर्स को आगे चल के किस तरह से दिक्कत होती है जब ये ज़बरदस्ती कहते हैं कि नहीं नहीं आप अपनी फील्ड पर क्या करिए, आप अपनी फील्ड पर इंडिगो का प्लांटेशन करिए। अब भाई उनको खाना पीना भी तो है, तो वो राइस का कल्टीवेशन करेंगे, है ना, वीट का करेंगे, और बहुत सारे उनको कल्टीवेशन करने हैं। और वो अगर इंडिगो करेंगे तो इंडिगो खाएंगे क्या, इंडिगो खाया थोड़ी जाता है, वो तो क्लॉथ में डाई के लिए है, तो इससे उनको मतलब नहीं होगा, वो ज़बरदस्ती उनसे हर काम कराने के लिए बोलेंगे, ठीक है। और बाद में उनके ऊपर टैक्स भी, रेवेन्यू भी उनके ऊपर बढ़ा देंगे कि आपको इतना देना है, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो परेशान हो जाएंगे। इस वीडियो में हम यही सब आगे देखेंगे। हेडिंग है ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, ब्रिटेन अब भारत की ओर आती है, क्यों, क्योंकि वहाँ से उनका इंडिगो कल्टिवेशन क्या हो गया था, फेल हो चुका था। फेस्ड द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपैंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टिवेशन इन द बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली। अब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, बंगाल से हुई, ठीक है ना। बंगाल में इंडिगो कल्टिवेशन तेज़ी से फैला। बंगाल इंडिगो केम इन टू डोमिनेट द वर्ल्ड, और बंगाल में इतना ज़्यादा इंडिगो कल्टिवेशन होने लगा कि पूरे वर्ल्ड में उसकी सप्लाई जाने लगी। इन 1788 ओनली अबाउट द 30% ऑफ इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया। अब ध्यान दीजिए 30% केवल इंडिगो कहाँ से जा रहा था, भारत से जा रहा था, कहाँ पे, ब्रिटेन में। 30% आप समझ सकते हैं कितना हो सकता है, यानी सबसे ज़्यादा तो यानी 70% पर हमारे यहाँ, इसका मतलब मान के चलिए कि बाकी सब खेती हो रही थी, 30% पर केवल और केवल इंडिगो का ही कल्टिवेशन शुरू हो गया और ये सीधे सीधे ब्रिटेन में जा रहा था। बाई 1810 पर देखेंगे द प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा था कि 95% का जो प्रोडक्शन है इंडिगो का, 95% जो इंडिगो है पूरे विश्व का मिला के, सॉरी मैंने वहाँ पे 30% आपको बोला था, तो 30% में सारा प्रोडक्शन नहीं था, 30% का मतलब पूरे विश्व का था। पूरे वर्ल्ड का 30% अगर इंडिगो बात किया जाए तो वो ब्रिटेन में जा रहा था। इसी तरह से अब आगे जब 1810 आया तो 1810 में क्या हुआ, 1810 में 95% पूरे वर्ल्ड का अगर 100% मान लें तो उसमें से 95% इंडिया से जा रहा था, यानी इतना तेज़ी से फैल रहा था इंडिगो का कल्टीवेशन और प्रोडक्शन, इतना लोगों में डिमांड बढ़ गई थी। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रीव कॉमर्शियल एजेंट्स, अब इंडिगो जो व्यापारी थे, कॉमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी बिगैन इन्वेस्टिंग द इंडिगो प्रोडक्शन, उन्होंने इंडिगो के प्रोडक्शन पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिसर लेफ्ट दियर जॉब। अब देखिए ब्रिटेन में हो क्या रहा है, ब्रिटेन में जब ये लोग यहाँ से इंडिया से ले जा रहे हैं और ब्रिटेन में इसको सप्लाई कर रहे हैं इंडिगो की, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, बहुत से लोग अमीर हो रहे हैं। तो ब्रिटेन में जो रहने वाले व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, वो बड़े चिंतित थे। यहाँ तक कि जो लोग नौकरी कर रहे थे अपनी ब्रिटेन में, वो लोग भी अपनी नौकरियाँ तक छोड़ देते हैं। किस लिए भाई, बिजनेस करने के लिए, कि चलो चलते हैं इंडिया, चलते हैं वहाँ पे इंडिगो का प्लांटेशन करते हैं और फिर यहाँ पे आके सेल करते हैं, बहुत बड़े आदमी रिच बन जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ऑफिसर लेफ्ट दियर जॉब टू लुक आफ्टर दियर इंडिगो के लिए। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए हाई प्रॉफिट्स, उनको हाई प्रॉफिट्स चाहिए था। न्यूमरस
स्कॉट्समैन, देखिए स्कॉट्समैन यानी स्कॉटलैंड के है ना, इंग्लिशमैन अंग्रेज केम टू द इंडिया, भारत आए एंड बिकेम प्लांटर, सो प्लांटर बन गए। देखिए अपनी नौकरी छोड़कर आए, यहाँ प्लांटर बन गए। प्लांटर मतलब प्लांटिंग का काम करेंगे यहाँ पर। दोज हु हैड नो मनी, जिनके पास कोई मनी नहीं थी, टू प्रोड्यूस द इंडिगो कुड गेट लोन्स फ्रॉम द कंपनी, कंपनी ने ऑफर दिया किसानों को कि जिनके पास भाई पैसा नहीं, वो हमसे लोन भी ले सकते हैं, ठीक है ना, बड़े आराम से आप कल्टिवेशन करिए। द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट द टाइम, उसी समय पे बैंकों का भी हम लोग देखते हैं कि बैंकों की शुरुआत भी हो जाती है, तो बैंक से भी आप लोग लोन ले पा रहे थे। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, अब इंडिगो कल्टिवेट कैसे किया गया होगा, ठीक है, इंडिगो कैसे कल्टिवेट किया गया, हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड। देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, इंडिगो को कल्टिवेट करने के दो सिस्टम थे। पहला था हमारा निज कल्टिवेशन, पहला हमारा क्या था, निज कल्टिवेशन, और दूसरा हमारा क्या था, रैयत वाली सिस्टम, यानी वही जो आपने देखा किसानी वाला, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से निज और रैयत डिफरेंट है। तो पहले अभी निज की बात करते हैं, रैयत बाद में देखते हैं। तो निज कल्टीवेशन क्या था, निज कल्टीवेशन का मतलब ये था कि ऐसा कल्टीवेशन जिसमें जो ब्रिटिशर्स होते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे वो डायरेक्ट खुद ही प्लाट लेते थे, खुद ही प्लाट खरीद लेते थे, क्योंकि उनके पास पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। तो जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो जो यहाँ पर बिजनेस करने आए थे, बड़े आदमी बनने आए थे, वो खुद ही प्लाट खरीद लेते थे और खुद से उसमें प्लांटिंग का काम करवाते थे, ठीक है, और खुद ही सीधा फ़ायदा लेना चाहते थे, ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं था उनके लिए। तो देखेंगे होता क्या है इस पर। बिजनेस सिस्टम ऑफ निच कल्टिवेशन, द प्लांटर्स प्रोड्यूस द इंडिगो लैंड्स ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड, ये देखिए देखेंगे देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो, निच कल्टिवेशन एंड रैयती। बिजनेस द सिस्टम ऑफ निच कल्टिवेशन में हुआ द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड्स ही डायरेक्टली कंट्रोल, वो डायरेक्टली उन पर उनका कंट्रोल रहता था। ही आइदर बॉट द लैंड एंड रेंटेड, या तो खरीद लेते थे या तो रेंट पे दे देते थे, इट फ्रॉम द अदर जमींदार्स, दूसरे जमींदारों की कंपेयर में, एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली, यानी किसी भी जमींदार को बीच में सम्मिलित नहीं किया, यानी सीधे भाई खुद खेती काम नहीं करेंगे, प्लाट खरीदा, अब किसानों को पकड़ा, बोला कि आप खेती करिए सीधे, ठीक है, कोई जिम्मेदार और कोई भी उसमें हेडमैन उसमें बीच में सम्मिलित नहीं था, सीधा उनका प्रोडक्शन होता था, खुद ही पैसे लगाते थे हर चीज़ पर। द प्रॉब्लम ऑफ निच कल्टिवेशन, क्या थी निच कल्टिवेशन प्रॉब्लम, क्या है, द प्लांटर थे फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर द निच कल्टिवेशन, यानी जब वो निच कल्टिवेशन करने लगे, निज मतलब अपना खुद की खेती, जब खुद की खेती करने के लिए गए तो उनको पता चला कि इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स, इंडिगो केवल फर्टाइल लैंड पर ही होता था, यानी जो लैंड फर्टाइल है वहीं पर ही इंडिगो अच्छा होगा। लेकिन याद रखिए, जिस फील्ड पर इंडिगो एक बार हो जाता था ना इंडिगो कल्टीवेशन, उस पर जब दोबारा नेक्स्ट ईयर जब हम कोई भी कल्टीवेशन करने जाते थे, कोई भी खेती करने, कोई भी क्रॉप्स लगाने जाते थे, तो वो उसका प्रोडक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता था, यानी बहुत कम होता था, यानी कि वो फील्ड क्या हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी एक तरफ से, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं कि वो एक अच्छे हमारे कह सकते हैं कि ग्रेन्स के लिए वो हमारे लिए अच्छी नहीं थी। तो इससे उनको क्या मतलब था भाई कि यहाँ की फील्ड ख़राब हो रही है कि और क्या हो रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, जमींदार्स एंड द प्लांटर्स, ठीक है, यहीं से द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड एरिया अंडर द निच कल्टिवेशन, इंडिगो कुड कल्टिवेटेड ऑन अ फर्टाइल लैंड्स एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और जहाँ वो प्लाट लेना चाहते थे वो पहले से ही पॉपुलेटेड थे। भाई आप किसान हैं, उनको भी तो पता है ना कि कहाँ पर हमारी खेती अच्छी हो रही, तो उन्होंने पहले से ही वहाँ पर घर बना लिए थे, घर बनाकर रह रहे थे, है ना, और पहले से ही अपनी वहाँ पर खेती शुरू की दी है, तो डेंसली पॉपुलेटेड, यानी जब वो खुद खरीदने के लिए गए तो उनको ज़्यादा जगह मिले ही नहीं, इसलिए ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड और द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, छोटे प्लाटों पर उन्होंने अपने क्षेत्रों को फैलाया और वहीं पर खेती शुरू कर दी। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज इन द कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन द प्लांटेशन, वेयर कुड दे सच लैंड फ्रॉम, दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड, और जहाँ पर उनको क्या मिलता था, जहाँ पर उनको ज़मीनें नहीं मिलती थी कि भाई यहाँ पर नहीं मिलती, उनको लीज में ले लेते थे, ठीक है, लीज मतलब 2 साल 4 साल के लिए, ठीक है, खेत हमारा है, इसके बाद आप अपना ले लीजिएगा। इन द लैंड अराउंड इंडिगो फैक्ट्री इवेक्ट द पिजेंट्स फ्रॉम द एरिया, वहाँ से किसानों को निकाला, बट ऑलवेज लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन, लेकिन उनके दिमाग में ये टेंशन बना रहता था। क्या टेंशन बना रहता था कि यार लीज पे लिए हैं, कुछ समय बाद ही चला जाएगा, अब यहाँ पे अच्छी खेती हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद तो यहाँ से हमें चले ही जाना है, ठीक है, लेकिन हमें ज़्यादा प्लॉट मिल नहीं रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इससे भी बढ़कर बात थी कि प्लांटेशन इंडिगो का इतना आसान नहीं था, क्योंकि बाकी जो फसलें लगाना है किसी फील्ड पर, मान लीजिए यहाँ पे हमें लगाना है तो वो आसान था, लेकिन इंडिगो के लिए प्लांटेशन कठिन काम था, ठीक है। नॉर वॉज लेबर वॉज ईजी टू मोबिलाइज, ना ही लेबर इतना आसान था, यानी
भाई वो बिजनेसमैन यहाँ पर आए तो वो थोड़ी फावड़ा लेकर जाएंगे, वो थोड़ी यहाँ पर हल चलाएंगे, प्लो लेके जाएंगे, वो तो उनको उनके लिए कठिन था। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट, उनको चाहिए था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मिलें जिससे हमें प्लांटेशन करवा पाएँ, लेकिन इतने सारे आदमी उनको मिलेंगे कहाँ से। एंड लेबर वॉज नीडेड टू प्रिसाइजली एट द टाइम, लेकिन जिस समय उनको ये चाहिए था कि भाई आज हमने प्लांटेशन किया है यहाँ पर, अब हमें चाहिए कि यहाँ पर हमें खेती करवाना है, बाद में इसको काटना भी है, तो उनको बहुत ज़्यादा पर्सन्स चाहिए थे, बहुत ज़्यादा किसान चाहिए थे, पीजेंट्स चाहिए थे, लेकिन वो मिले नहीं उनको। क्यों? क्योंकि एंड लेबर वाज नीडली प्रिसाइजेज एट ए टाइम, उसी समय जो किसान थे वो लोग अपने अपने खेतों में क्या, जैसे गेहूँ है, चना है, राइस है, ये सब चीज़ों को बोए हुए थे, तो उनको तो अपने खेतों को भी देखना पड़ेगा ना। तो एक ही समय पर जब दोनों चीज़ें हो रही हैं तो वो तो काम अपने खेतों में करेंगे ना, आपके खेतों में काम करने पहले क्यों आएंगे। इस वजह से क्या हुआ, व्हेन पिजेंट्स वर यूजली बिजी विद द राइस कल्टिवेशन, और उसी समय वो लोग राइस कल्टिवेशन में बिजी रहते थे। तो इससे हुआ क्या, इससे निच कल्टिवेशन करेगा कौन भाई। अगली नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है देखेंगे। नेक्स्ट निच कल्टिवेशन ऑन ए लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लो एंड बुलक्स, यानी निच कल्टिवेशन अगर उनको अपना करना था तो फिर उनको सारे क्या करने पड़ेंगे, प्लो खरीदने पड़ेंगे, बहुत सारे हल खरीदने पड़ेंगे, बुलक्स खरीदने पड़ेंगे, बैल, है ना। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लोज, यानी 1 बीघा में 2 प्लो लगते थे। 1 बीघा क्या है भाई, 1 बीघा एक माप होती है, ठीक है ना, एक खेती की। जैसे 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं, 20 बिस्वा होते हैं, इस तरह से। तो एक माप है कि 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, 1/3 ऑफ 1 एकड़ इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ये मेजरमेंट है। तो 1 बीघे के लिए उनको 2 प्लो चाहिए होते थे, यानी 2 हल चाहिए होते थे, ठीक है। ये देखिए दिया है 2 प्लो, और बुलक्स भी चाहिए उनको भाई, बुलक्स भी तो चाहिए उनको, ठीक है। 2 प्लो, दिस मीन दैट द प्लांटर विद 1000 बीघा वुड बी नीड 2000 प्लो, यानी अगर 1000 बीघा है तो उनको 2000 क्या चाहिए, प्लो चाहिए। इन्वेस्टिंग ऑन द परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लो वाज अ बिग प्रॉब्लम, और इसीलिए इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट करना उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है ना। नॉर कुड सप्लाई भी इजीली गॉट फ्रॉम द पिजेंट्स, और ना ही वो उसकी सप्लाई इतनी कर पा रहे थे, है ना, पिजेंट्स भी इतना समय से नहीं पहुंच रहे थे वहाँ पे, है ना। तो नॉर कुड सप्लाई द इजीली गॉट फ्रॉम द पिजेंट्स सिंस देयर प्लोज एंड बुलक्स वर बिजी ऑन देयर राइस। क्यों? क्योंकि जो बाकी जो बुलक्स थे और प्लो थे वो कहाँ बिजी थे, जो किसान अपनी खेती कर रहे थे ना, राइस फील्ड में बिजी थे वो। अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड था, उसी समय उनको भी चाहिए होता था। हुआ गया, टिल द लेट 19th सेंचुरी द प्लांटर्स वर देयर फॉर रिलक्टेंट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर द निच कल्टिवेशन, और इस तरह से 19th सेंचुरी तक में उनको समझ में आ गया कि जो हमारा जो निच कल्टिवेशन है इस पर ज़्यादा बहुत बड़ा विस्तार करना अच्छा है नहीं, है ना। लेस दैन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम, यानी 25% ऑफ द लैंड का 25% इंडिगो प्रोड्यूस करना वाज अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में था। द रेस्ट वॉज अंडर इन द अल्टरनेटिव मोड ऑफ द कल्टिवेशन, द रैयती सिस्टम, बाकी सब रैयती सिस्टम पर था। तो आपने देखा कि जो इनका जो प्लांटेशन का काम आया, यानी निच कल्टिवेशन, वो पूरे अगर फील्ड को हम 100% मान लें, पूरे वहाँ पर 100% मान लें, तो निच कल्टिवेशन तो वो केवल 25% ही क्या पा रहे थे, इंडिगो पा रहे थे, जबकि 75% उन्हें कहाँ से मिल रहा था, रैयती से, यानी रैयती वाले सिस्टम में उनको ज़्यादा फायदा हो रहा था, जबकि निच कल्टिवेशन से वो टोटल का 25% ही उनको इंडिगो मिल रहा था। तो इस वजह से निच कल्टिवेशन फ्लॉप हो गया। और आगे नेक्स्ट हेडिंग में हम पढ़ेंगे इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयत्स, यानी इंडिगो रैयत्स पर, यानी किसानों के खेतों पर कैसे, यानी अब उनका जो मतलब डायरेक्ट सिस्टम था ना निच कल्टिवेशन, वो फिनिश हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे किस तरह से हुआ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।